गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जे नीट। मेरे प्यारे बच्चों, MSCET की सीरीज में PYQ सीरीज में आज सेकेंड पार्ट EMI का लेने चल रहा हूँ। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 2, जिसमें हम 2015 से लेके 2019 तक इन 5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब के सब जो है डिस्कस करेंगे। अगर आप MSCET की तैयारी कर रहे हैं और आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। MSCET PYQ का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हूं, उसमें आप जाकर के एक एक वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है? अ कॉइल कैरिंग करंट I has a radius r, number of turn is small n. It rewound so that the radius of new coil is r/4। जैसे एक कॉइल है, कॉइल अगर मान लेते हैं एक कॉइल है r रेडियस का, अगर उस वायर को 2-3 मान लो 1 टर्न है, अगर आप 3 टर्न बना दोगे तो रेडियस छोटी हो जाएगी, 4 टर्न बना दोगे रेडियस और छोटी हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि r/4 कर दिया गया। एंड इट्स कैरीज अ करंट, सेम करंट बह रही है, देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल इज। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब पहले हम तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास मान लेते हैं एक ये कॉइल है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे n है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये r/4 हो गया, मतलब इसका नंबर ऑफ, इसको रिबाउंड कर दिया गया और बांध दिया गया, तो ये जाहिर सी बात है रेडियस छोटी हो जाएगी। ये तो समझते हो, रेडियस छोटी हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे पहले तो हम ये निकाल लें। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लंबाई तो सेम रहने वाली है वायर की, वायर को चाहे 4 टर्न 10 टर्न कितना भी कर दो, वायर की लंबाई तो सेम रहने वाली है। इसका मतलब N1 या N इंटू 2πr सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ये सेम रहने वाली है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें r/4 हो गई, r/4 हो गई। तो यहाँ पे n2 मल्टीप्लाइड बाई 2π, r के जगह r/4। अब ये दोनों बराबर कर देंगे, तो अगर दोनों बराबर कर देंगे तो n इंटू 2πr, देखिए क्या क्या कैंसिल, 2π कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 बराबर 4n, 4 टाइम्स ऑफ n। मतलब नंबर ऑफ, अगर पहले n टर्न्स जो है रिबाउंड होते थे, अब कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे। अब बात ये आती है मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा था। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो NIA होता है, ठीक है, NIA। अब यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, I क्या है, करंट जितना फ्लो उसमें जा रही है, और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले में अगर M1 माने तो नंबर ऑफ टर्न्स N था, I बह रही थी, और एक जगह पाई इंटू r² था, रेडियस थी r। दूसरा M2 जो न्यू वाला होगा, न्यू वाला पूछ रहा है, न्यू वाला M2 हमने M2 मान लिया, तो n के जगह वैल्यू कितनी हो गई है, 4n हो गई है। करंट वही बह रहा है, इंटू पाई इंटू r के जगह r/4 था, r/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4n इंटू y इंटू पाई इंटू r²/4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, NIπr²/4, मतलब इसका जो है 1/4 आ गया। या हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, M1/M2 लिखना चाहें, M1 की वैल्यू क्या है, NIπr² डिवाइडेड बाई M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NIπr² डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें M2 बाई न्यू कॉइल टू द ओरिजिनल कॉइल पूछा था, तो M2/M1 चाहिए था, M2/M1। तो यहाँ पे 4 है तो 1/4 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। हो सकता है आपसे जैसे यहाँ पे रेडियस को दे दिया कि r/4 हो गया, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स दे करके आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि उसके मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंजेज होंगे या क्या रेशियो होगा, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से बात करते हैं। आप नोट भी करते चलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोबारा आप पेज पलटते चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है? 2015 का ही है। 2 कॉइल A एंड B हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M दिया है 2 × 10⁻² हेनरी। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी इज, करंट का फंक्शन दिया है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल सेकेंड। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मैं ले चलूँ तो ये कॉइल 1 होता है और ये कॉइल सेकेंड होता है। कॉइल 1 का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें जो करंट EMF इंड्यूस्ड होती है, EMF इंड्यूस्ड इन दी कॉइल B, ये कॉइल A है, ये कॉइल B है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 -M di1/dt, ये है मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है कॉइल A और B का। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या दिया है? -2 × 10⁻² हेनरी। अब इसमें करंट के फर्स्ट कॉइल में करंट के चेंज होने से, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट कॉइल में करंट के चेंज होने से अगर सेकंड कॉइल में डेफिनेटली एक इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा या प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से उसमें क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट होगी। तो हमें इंड्यूस्ड EMF पूछ रहा है, तो यहाँ पे di/dt के बारे में यहाँ पे ये फंक्शन दिया है, I का फंक्शन है। फर्स्ट कॉइल में जो करंट बह रही है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, जो कैसी करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि फर्स्ट कॉइल में AC इनपुट है, इसमें चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF होगा। उस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कैसे लिखेंगे? d/dt ऑफ I1 क्या दिया है भाई? 5 sin 10πt, 5 sin 10πt। तब इसका बस डिफरेंशिएशन करना है, जो कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे, और ये जो EMF होगा 5 × 2 = 10⁻²। यहाँ पे वैल्यू साइन का हो गया cos 10πt। अब 10πt का भी करेंगे तो t का 1 हो गया ×10π। तो यहाँ से ये फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आ जाएगी। 100 हो जाएगा, 10⁻² बराबर हो जाएगा ×cos ऑफ 10π। ठीक, अब आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है EMF इन सेकेंड कॉइल, वो ये फंक्शन आ रहा है। इसका बेसिकली मॉडुलस लेते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। तो अब यहाँ पे ये पीक वोल्टेज, अब ये जो EMF की इक्वेशन होती है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा? एक इंड्यूस्ड करंट होगी, और वो इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी? अल्टरनेटिंग करंट होगी। कैसी? अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट पैदा होगी। तो उसका EMF का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, V = V0 साइन या कॉस, कुछ भी अल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन हो जाए, AC सोर्स होना चाहिए, तो cos ऑफ πt। तो यहाँ पे ये V0 है, इसी को बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा पूछा था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल सेकेंड। सो मैक्सिमम इंड्यूस्ड का मतलब होता है पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गई? पाई वोल्ट। ऑप्शन कौन सा सही है? पाई वोल्ट। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई JEE NEET 2016 MSCT। 3 क्वेश्चन आए, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2016 में आया है, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज इनिशियली 4 × 10⁻⁴ वेबर।
it reduces 10% of original value in t second. If the EMF induced is 0.72 millivolt, then they find the value of time in second. So आपको फ्लक्स का जो EMF होता है, EMF इंड्यूस्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है EMF इंड्यूस्ड का, वो क्या होता है डी फाई बाई डी टी, मॉड डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब ये चेंज इन फ्लक्स आपको कह रहा है कि पहले इतना था, 10% रिड्यूस हो गया तो बचा कितना, 90% बचा। इसका मतलब क्या है 0.9, 90% मतलब 0.9 ऑफ इनिशियल 4 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द फ्लक्स विच इज डेल्टा फाई। ऑलराइट, सो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इट इज गिवन दैट टी वैल्यू 10, ये टी दिया है, कितना सेकेंड लग रहा है टी सेकेंड, तो ये आपके पास वैल्यू कितना हो गई 3.6 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई टी। और जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसके बारे में बता दिया है 0.72 मिली वोल्ट, 0.72 10 टू द पावर -3 वोल्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें ये पावर ये कैंसिल, 10 टू द पावर -1 यहाँ पे बचा, तो 0.36 आया यहाँ पे, 0.36 डिवाइडेड बाई टी बराबर 0.72, या टी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, टी बराबर क्या हो गया 0.36 डिवाइडेड बाई 0.72, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5 सेकेंड। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, डी फाई बाई डी टी, EMF इंड्यूस्ड क्या होता है डी फाई बाई डी टी। तो आप लिखते रहें, नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है दी AC करंट पीक वैल्यू बता दिया है, AC करंट की पीक वैल्यू दिया है 2/π एम्पियर फ्लो थ्रू अ प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज 1 हेनरी। ऑलराइट, ये M की वैल्यू बताया है। द पीक वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता है कि अगर ये प्राइमरी कॉइल है और इसमें AC सोर्स है, अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें आपका करंट इंड्यूस्ड होगा। अब इसमें जो ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है। कॉइल 1 में पीक वैल्यू दिया है, पीक वैल्यू मतलब I0 दिया है 2/π। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, RMS, IRMS, I0 बाई √2 होता है, I0 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, I0 मतलब पीक वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट I0 दिया है, दैट इज 2/π डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी √2/π। तो एक तो ये हो गया अपने पास IRMS आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया है कि उसके बीच में जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के बीच में M की वैल्यू है 1 हेनरी। अब पीक EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल पूछ रहा है, तो EMF इंड्यूस्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, इन दी सेकेंडरी कॉइल मतलब इस वाले में, B वाले कॉइल में, सेकेंड वाले कॉइल में, तो वैल्यू होती है मॉड M12 dI1/dt। अब I के बारे में आपको क्या पता है, I = I0 sin ωt। तो यहाँ पे अगर हम बात करें M12 की वैल्यू 1 है, d/dt ऑफ I0 sin ωt। ठीक है, I0 sin ωt। अब I0 तो हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे ये पीक वोल्टेज अगर हम लिखना चाह रहे हैं, पीक वोल्टेज I0 हो जाएगा कॉमन, साइन का हो जाएगा cos ωt, फिर ωt का ओमेगा, तो I0 ओमेगा cos ऑफ ωt। अब ओमेगा के बारे में इंफॉर्मेशन बता दिया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या दिया है 50 दिया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 2πf होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2πf। ठीक है, 2π50 लिख देंगे यहाँ पे, 2π50 इंटू टी। अब बेसिक ये I0 के बारे में आपके इंफॉर्मेशन है।
आई नॉट के बारे में पता है आपको, यहाँ पे 2/पाई, 2/पाई ये आपको पता है। ऑलराइट, यस, दैट इज आई नॉट, यस, ऑलराइट। ओमेगा दैट इज 2πf, यस। तो यहाँ पे ये आई नॉट की वैल्यू 2/पाई इंटू ओमेगा मतलब 2πf, f की वैल्यू 50 दिया है ना, f की वैल्यू 50। अगर t बराबर 0 यहाँ पे, क्योंकि कॉस का अगर हम ग्राफ देखें तो कॉस का ग्राफ ऐसे आता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो एट t बराबर 0 पे ही पीक वोल्टेज होगा। एट t बराबर 0 पे यहाँ पे पीक वोल्टेज है, कॉस का ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 2πf, f की वैल्यू 50, तो हमारे पास 200, t बराबर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट वन। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून, वी रीड फ्लाई जे नीट 2017 का क्वेश्चन बात करेंगे। हेलो, क्वेश्चन नंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, टू कॉइल P and Q are kept near each other. When no current flows in the coil P, the current increased in the coil Q at the rate of 10 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब DQI ये जो दिया है 10 एम्पियर पर सेकेंड, ये Q में रेट दिया है, मतलब DIQ डिवाइडेड बाई DT। वैल्यू क्या दिया है 10 एम्पियर पर सेकेंड। द EMF इन द coil P is 15 millivolt, then coil Q carries no current, ठीक है। The current in 1.8 ampere flows through coil P, the magnetic flux linked with coil Q is। तो हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा कि अगर हमें EMF ऑफ IP मिल जाता है, कैसे मिलेगा, M माइनस M। सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में अगर हमें EMF इंड्यूस चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, DIQ बाई DT लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट के चेंज होने से प्राइमरी में क्या होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे M की वैल्यू जो है, पहले हम M फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेट, इसमें जो EMF इंड्यूस्ड है P कॉइल में, हमें दिया है कितना 15 मिली, मतलब होता है 10⁻³ अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल 1 2 डिवाइडेड DQ बाई I DQ बाई DT, ये रेट दिया है। रेट क्या दिया है, DIQ बाई DT कितना दिया है 10 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ पे M की जो वैल्यू आ जाएगी, M बराबर क्या हो जाएगा, अगर 15 से डिवाइड कर दें तो 1.5 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई तो फिर हमें क्या फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो अगर हम बात करें फाई क्यू की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, M इंटू आई पी। टोटल फ्लक्स जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करेंट इन दी प्राइमरी कॉइल। तो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया है 1.5 10⁻³ इंटू IP के बारे में करेंट इन दी प्राइमरी कॉइल क्या दिया 1.8। तो अगर ये मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करें 18 × 5 90 0 9 18 के 18 और 9 27, तो 2.7 वाला, ये 27 वाला आंसर सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ या सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस पे एक क्वेश्चन हर साल आते हैं, हर साल। तो ये कन्फर्म मान के चलें कि एक क्वेश्चन तो इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस या तो ये में पूछ सकता है या फ्लक्स पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2019 में, 2018 में नहीं क्वेश्चन आए हैं इस पे। तो 2019 में पहला क्वेश्चन देखते हैं, द सर्कुलर कॉइल एंड स्क्वायर कॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर 2 आइडेंटिकल मेटल
and current in the pass through it, the ratio of magnetic dipole moment associated with circular coil to that of square coil is। तो एक सर्कुलर कॉइल है और एक स्क्वायर कॉइल है, दोनों में हमें मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है। तो अगर मान लें रेडियस r है इसकी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई r इज इक्वल टू एल, लेंथ ऑफ दी वायर। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी l अपान 2 पाई, ये आ गया r। अगर r आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होता है I इंटू एरिया होता है। ठीक, अब यहाँ पे I की वैल्यू तो एक ही बह रही है, इंटू एरिया क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितना I इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L भर देंगे, L बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो गई I इंटू पाई एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। एक तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब इसी सर्कुलर कॉइल को, वही लेंथ ऑफ वायर है, हम उसको क्या बना दे रहे हैं, एक स्क्वायर फ्रेम बना दे रहे हैं। अगर स्क्वायर फ्रेम बना देते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2 पाई r की जो वैल्यू है वो l के बराबर है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर अगर हम देखें, ये तो हमारे पास वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ दी पूरा इसका लेंथ है। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा l बाई 4। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई r डिवाइडेड बाई 4 या पाई r बाई 2। ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। अगर साइड ऑफ स्क्वायर a पता चल गया तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, हम फिर लिख सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट mc, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्क्वायर ms लिख लेते हैं। तो I इंटू ए स्क्वायर, एरिया मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब a स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना I इंटू ए के जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास ये ms आ गया, ये mc आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्क्वायर कॉइल। अब दोनों का रेशियो पूछा है, देन द रेशियो ऑफ सर्कुलर टू स्क्वायर। तो mc अपान ms, mc की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे ये वैल्यू कितना I इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई डिवाइडेड बाई, एक काम कर लेंगे यहाँ पे I इंटू पाई स्क्वायर बाई 4 तो रहने देंगे, इसके साथ आर स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ L कैसे लिखेंगे यहाँ आप देख लें। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ भी उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारी चीज़, पाई आई कैंसिल हो जाएगा, एक एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई ये 4 इससे कैंसिल हो गया, एक पाई स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पे ये वाला पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ से पाई स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बाई पाई बचेगा, 4 ऊपर जाएगा और यहाँ पाई बचेगा, तो 4 बाई पाई ये अपना सही आंसर है, 4 बाई पाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, सो 2019 में 2-3 क्वेश्चन और आए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अगले टर्म्स पे हम AC अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन ले सकें। सो स्टे ट्यून विद रेडियो फ्लाई यूनिट 2019। तो 2019 में क्वेश्चन आया है, द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आर गिवन एज। 4 ऑप्शन दिए हैं। डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा MdI/dt ये होगा। अब चाहे सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, ये वोल्टेज है, ये DI/dt सबको आपको डायमेंशन पता है। तो M की जो वैल्यू बात करते हैं ये वोल्टेज है। पहले हम वोल्टेज के बारे में बात कर लें। वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। अब वर्क डन के बारे में पता है mL2t-2 अपान चार्ज क्या होता है Q = AT। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई mL2t- ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ +1 है t-3
ए माइनस 1। तो ये वैल्यू तो आ गई अभी वोल्टेज की। अब हमें डी आई, ये भी डी आई बाई डी टी, चाहे हम चेंज इन करंट बात करें या चेंज इन टाइम बात करें, डायमेंशन तो वही है। तो मल्टीप्लाइड बाई, अगर टी कर दे डिवाइडेड बाई ए कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा फाई का। तो यहाँ पे अगर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा टी माइनस ए माइनस 2 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी था। 2019 में ही क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है इसमें? करे कि टू कॉइल्स है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी, द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ। कह रहा है कि फर्स्ट कॉइल में करंट ऐसे साइनोसाइडली चेंज हो रहा है, चूँकि करंट के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल इज। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या है, एम डी आई पी बाई डी टी। अगर सेकेंडरी कॉइल में बात करें तो डी आई पी बाई डी टी। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.01 हेनरी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डी बाई डी टी ऑफ आई के बारे में पता है 5 साइन 200 पाई टी। डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें 0.01, 5 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई 5 बाहर ले लेंगे। कॉस का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 200 पाई टी। अब इसका फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 200 पाई। अगर कॉस, अगर टी करे कि है टी इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यू, अगर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो टी बराबर 0 भर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर 5 से मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 200 पाई, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अगर देखें तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पे 100 पाई, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10⁻⁻2 लिखा जा सकता है, या 10⁻+2। तो 5 दूनी 10, ऐसे इसको लिख दे 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻+2 इंटू पाई। तो ये दोनों कैंसिल, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना है 10 पाई। ऑलराइट, तो 10 पाई ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहें MSCET की। कुछ बच्चे हैं जो क्लास 11th की डिमांड कर रहे हैं, कुछ पार्ट उसमें से अभी बचा हुआ है। क्लास 11th भी जल्दी ही आएगा। अपना डेडलाइन 15 जून है। 15 जून के पहले पहले ये पूरी सीरीज ख़त्म कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन बात करूंगा, चाहे क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, आप उसके लिए चिंता ना करें। क्लास 11th की पूरा जो है, पूरा एक एक चैप्टर जो है अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, जहाँ से जितनी मुझसे हेल्प हो सकती मैं ज़रूर करूँगा। ये आपके लिए है, ये सीरीज आपके लिए है। मैं आपका टीचर हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।